हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। तो हम लोगों का चल रहा था बच्चों जल संसाधन, यानी कि आपका पहला चैप्टर का ख खंड। इसका हम लोगों ने पहला पार्ट को पढ़ लिया था। पहला पार्ट में हम लोगों ने मुख्य रूप से पढ़ा था जल संसाधन किसे कहते हैं, जल संसाधन का मुख्य उपयोग क्या क्या है, बहुउद्देश्य परियोजना किसे कहते हैं, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के क्या क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसका नेतृत्व करने वाला कौन था, ये सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। उसके साथ साथ जल संकट को भी जाना था कि जल संकट से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद जल संसाधन का वितरण कहाँ कहाँ पर कैसा है, इसके बारे में जाना था। आइए थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आप में से कोई बच्चा अगर नहीं देखा है पहला पार्ट इसका, तो सबसे पहले जाइए और वहाँ पर जाकर के पहले पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। सारा वहाँ पर आपका थ्योरी एक्सप्लेनेशन बहुत ही गजब की तरीके से किया गया था, ताकि आपका कोई भी आपका प्रश्न हम लोग जिसमें सॉल्यूशन करेंगे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, उस समय आप सारे प्रश्नों का आंसर आसानी से दे सकेंगे बच्चों। आइए इस सेक्शन में कहाँ कहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है जल संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य उपयोग क्या है। ठीक है, ये प्रश्न आपका सीधा सीधा आ जाता है बच्चों, और मुख्य रूप से ये प्रश्न आपका 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसका 2 बार यानी कि आपका 2017 में पूछा हुआ था और 2019 में आ गया था कि जल संसाधन का उपयोग क्या क्या है। ठीक है, मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है उपयोग में। सबसे पहले जल संसाधन का उपयोग घरेलू यानी कि खाना बनाने में हम लोग करते हैं, दूसरा बिजली उत्पादन करने के लिए, तीसरा इसका सिंचाई के लिए किया जाता है, फिर उसके बाद जो है साफ़ सफाई मूत्र विसर्जन, उसके बाद जो है मवेशियों को मतलब कि साफ़ सुथरा करने के लिए नहलाने के लिए, है ना। ये सारे इसका क्या हो जाएंगे बच्चों, मुख्य रूप से जल संसाधन का उपयोग हो जाएंगे। इसके साथ साथ जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं, जितने फैक्ट्रीज होते हैं, जितनी भी कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, उसमें जो मशीनरीज लगाया जाता है उसको शीतलन के लिए जल संसाधन का उपयोग किया जाता है ना। चले अब आगे बात करते हैं। यहाँ से एक बार सीधा ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि पृथ्वी के कितने भाग पर जो है जल फैला हुआ है, तो आप लोग को याद रखना है 3/4 भाग पर। ठीक है, अब यहाँ से सीधा एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया था कि जो है 3/4 भाग पर पृथ्वी के जल होने के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा गया है। ये आपका 2014 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है और 2019 का दोनों सिटिंग में पूछा हुआ है। अब सोचिए बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ग्रह कहा गया है, तो उसको बोला गया है नीला ग्रह, यानी कि आपका ब्लू प्लानेट। ठीक है, उसके बाद अब ये आपका है जल संसाधन से संबंधित, तो 100% यहाँ पर वर्षा का बात आएगा ही आएगा। तो सीधा सीधा यहाँ से आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत देश में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है। ये आपका 2019 में पूछा हुआ है, 2022 में भी पूछा हुआ है, 2 बार आपका ये प्रश्न आया हुआ है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। मानसीन जो आपका कहाँ पर है, मेघालय में है। ठीक है, आप लोग तो जानते होंगे मेघालय क्या है बच्चों, आपका पूर्वी राज्यों के अंतर्गत आता है और उसकी राजधानी क्या है, कहाँ है, शिलोंग। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सब हम लोगों ने जान लिया था भूपृष्ठ जल, भूमिगत जल के बारे में। उसके बाद फिर मुख्य रूप से हम लोगों ने जाना था जल संसाधन का क्या क्या कहाँ यानी कि वितरण कैसा है। तो हम लोगों ने वितरण के आधार पर फिर हम लोगों ने जाना था कि उत्तरी गोलार्ध को, कौन सी गोलार्ध को, उत्तरी गोलार्ध को मुख्य रूप से हम लोगों ने बोला था स्थल गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध को हम लोगों ने बोला था बच्चों जलार्ध यानी कि जल गोलार्ध, है ना। उसके बाद मुख्य रूप से जो है आपका जो पृथ्वी की टोटल यानी कि कुल जो जल है बच्चों वो कैसा है, खारा है, बहुत ज़्यादा पीने योग्य नहीं है। 96.5% जो जल है वो आपका कहाँ पर रहती है, कहाँ पर है, वो आपका महासागरों में है। ठीक है, मुख्य रूप से ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जल संसाधन का मुख्य उपयोग, ये तो आपको मैं बता ही दिया, ये प्रश्न आपका ऑलरेडी आया हुआ है। ये अगर आपका सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से आ गया था कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल पाई जाती है, तो आपका 65%। ये प्रश्न आपका 2018 में आया हुआ है बच्चों। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं अब हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना के लिए मुख्य रूप से आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोग को ध्यान रखना है कि किस यानी कि भारत के किस ने मतलब कि कौन सा व्यक्ति ने कहा था देश के बांधों को मंदिर कहा था, भारत का मंदिर। तो आप लोग को ध्यान रखना कि भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसको, भारत के बांधों को। ये आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2014 में पूछा हुआ है, 16 में पूछा हुआ है और 22 यानी कि इस साल भी आया हुआ प्रश्न ये आपका। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चले आगे बात करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जो उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ से भी बहुत सारा सीधा सीधा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया है। जैसे आपका यहाँ से प्रश्न पूछता है बच्चों कि हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, आपका हीराकुंड बांध, याद रखना है आपको। उसके बाद हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया हुआ है, तो ये आपका हीराकुंड बांध कहाँ पर है, आपका महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, याद रहेगा आपको। उसके बाद सीधा सीधा आपको पूछ लिया जाता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो आपका नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, आपका सरदार सरोवर बांध। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग मुख्य रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था इसका मुख्य रूप से नेतृत्व करता कौन था, नेतृत्व करने वाला कौन था। तो मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है कौन, मेधा पाटेकर साहब।
आइए बात करते हैं अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कि जल संकट के बारे में भी जाना था। जल संकट क्यों उत्पन्न हुई है? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या हो गई है, उसकी मांग बढ़ गई है, जल की मांग, सिंचाई बहुत ज़्यादा, फसल कृषि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जिस कारण से यहाँ पर फैक्ट्रीज लगे हैं, औद्योगिकरण हो रहा है, जिस कारण से जब जल की मांग बढ़ेगी तो क्या होगा बच्चों, 100% जो जल का स्तर है वो 100% नीचे जाता जाएगा, है ना, जिससे क्या हो रही जल यानी कि जल संकट की यानी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इन सारे संकट से कैसे यानी कि ये किया जाए। तो आज का मुख्य रूप से हम लोग का टॉपिक है कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता कैसे है, यानी कि क्यों है। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना है जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन क्या है, अनिवार्य है। अब इतनी तेजी से बच्चों जनसंख्या बढ़ रही है और इतना तेजी से आपका प्रदूषण फैल रहा है, तो इसको देखते हुए क्या करना पड़ेगा आपको, जल संसाधनों का संरक्षण और उसका प्रबंधन क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, जिससे क्या होगा, स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका और उत्पादन अनुक्रियाओं को क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जा सके। जल संसाधन के इसी संकट को दूर करने के लिए सरकार ने सितंबर 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति, आपका सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय जल नीति का उद्घाटन यानी कि राष्ट्रीय जल नीति की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है सितंबर 1987 में को स्वीकृत किया गया। इसमें कुछ समस्या को संशोधन कर राष्ट्रीय जल नीति यानी कि इसका नाम क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय जल नीति, जो आपका कब 2002 के मतलब कि 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं जल संरक्षण के यानी कि सिद्धांत। तो इसके संरक्षण के सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित है। सबसे पहला आपका जल की उपलब्धता को बनाए रखना, यानी कि किसी भी तरह से हो जल की उपलब्धता को बनाए रखना। उसके बाद जल को प्रदूषित होने से बचाना। उसके बाद प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना, यानी कि आपका जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ है। इसके उपलब्धता को बनाए रखना, प्रदूषण होने से बचाना, फिर उसके बाद प्रदूषित जल को क्या होना, स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण करना, है ना। आगे बात करते हैं कुछ संरक्षण विधियां निम्न प्रकार है, यानी कि आपका संरक्षण की कुछ विधियां हैं, इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, जल को संरक्षण कर सकते हैं, वर्षा जल हो या फिर कोई भी जल हो। तो सबसे पहला है कि भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम, जो आपका मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जो आपका भारत का राष्ट्रपति भी था आपको बच्चों। तो जल मिशन संदर्भ लेकर इस संकट को दूर करने के लिए जोर दिया गया, जिससे खेतों, गांव, शहरों, उद्योगों को क्या क्या पर्याप्त यानी कि जल मिशन किसके यानी कि किसके द्वारा किया था, आपका पूर्व राष्ट्रपति आपका अब्दुल कलाम यानी कि APJ अब्दुल कलाम। इसके लिए वृक्षारोपण, कंपोस्ट खाद के प्रयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण एवं मल जल शोधन पुनर्चक्रण जैसी क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं। यानी कि जो है जल संरक्षण के लिए मुख्य रूप से इन सारे क्रियाकलापों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं। अगला है जल संभर प्रबंधन, यानी कि वाटरशेड मैनेजमेंट। जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि वानिकी, जल कृषि एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाता है और इससे जलापूर्ति भी की जा सकती है। यानी कि मुख्य रूप से क्या होगा बच्चों, जल प्रवाह या फिर जल जमाव का उपयोग करके, यानी कि क्या किया, बड़ा बड़ा गड्ढा बना दिए, है ना। उसके बाद क्या किया, उसमें हमने क्या किया, जल को यानी कि एकत्रित कर दिया। उससे क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे वो रिस करके ज़मीन के नीचे जाएगा और उससे क्या होगा बच्चों, भूमिगत जल स्तर का क्या होगा, स्तर ऊँचा होगा। उसी प्रकार से कृषि वानिकी और जल कृषि एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तकनीकी विकास, अब टेक्नोलॉजी में क्या क्या विकास कर सकते हैं, तो ऐसे यंत्र या उपकरण जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर आधिकारिक लाभ लिया जा सके, यानी कि वैसे मशीनों का ज़्यादा उपयोग करना है जिसमें क्या होगा बच्चों, कम से कम यानी कि जल की ज़रूरत पड़ती हो उसके मशीन को ठंडा करने के लिए, तो वैसे आपका यंत्रों का ज़्यादा उपयोग, जैसे ड्रिप सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई या लिफ्ट सिंचाई या सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि। यानी कि मुख्य रूप से ये जो आपका मुख्य रूप से देखेंगे बच्चों, ये आपका दक्षिणी भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ड्रिप सिंचाई हो या लिफ्ट सिंचाई हो या फिर आपका सीढ़ीनुमा खेती हो, क्योंकि वहाँ पर जो है जल संकट की स्थिति अभी पैदा हुई है। मतलब कि आपका मुख्य रूप से वहाँ का जो जल स्तर है बहुत ही ज़्यादा नीचे है, यानी कि 400-500 फीट जब अंदर बोरिंग डाला जाता है तब पानी निकलता है बच्चों, वो भी पानी सही से नहीं हो पाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ड्रिप सिंचाई, यानी कि आपका एक छोटा सा आपका पाइप दे दिया जाता है और उससे क्या होता है, फुहारे की तरह चारों तरफ पानी चल जाती है, ताकि क्या हो, एक थोड़ी सी बूंद से क्या मिल जाए, सारे पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी मिल जाए। इसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग तथा सड़क पक्कीकरण भूमि जल पुनर्पूर्ति के बाधक क्या है,
तत्व है। यानी कि जितना शहरीकरण होगा, जितना भवन निर्माण होगा, जितना भी रेल मार्ग का विकास होगा, सड़क का पक्कीकरण होगा, भूमिगत जल पुनर्प्राप्ति का क्या होगा, ये आपका बाधक तत्व है बच्चों। बाधक यानी कि बाधा उत्पन्न करती है। आगे है वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण। जल संग्रहण भी जल संरक्षण का एक क्या है, तरीका है। यानी कि जो जल संग्रहण है बच्चों, वो क्या है, जल संरक्षण का एक तरीका है। भारतीयों को जल संग्रहण का गहरा ज्ञान था। उन्होंने वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग के अनेक तरीके ढूंढे। पहाड़ी क्षेत्रों में गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। यानी कि मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है, वाहिका किसे कहते हैं बच्चों, यानी कि पानी की बहुत पतली पतली नहरें जिसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग वाहिकाएं। तो वो कैसे निकाली जाती है, एक बड़ी सी नदी गुजर रही है, अब उससे एक छोटी सी हम लोग क्या निकाल लिए, नाली निकाल लिए, जिसको वाहिका बोलेंगे। तो इससे क्या होगा, तो अगल पास के जितने भी ज़मीन होंगे उस पर आसानी से क्या हो जाएगी, सिंचाई हो जाएगी, है ना, इस प्रकार से। तो ये आपका पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में गुल या कुल के नाम से जाना जाता है। आगे है कि पश्चिम भारत यानी कि राजस्थान के लोग पेयजल के लिए वर्षा जल का क्या करते हैं, संग्रहण छत पर करते थे। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन था। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है मुख्य रूप से बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए क्या करते थे, तो बाढ़ जल वाहिका ही बना लेते थे। यानी कि बाढ़ आया तो उससे क्या करते थे, उस बाढ़ के पानी को दूसरी तरफ रास्ता बदल करके अपने नाली से यानी कि वाहिका से बदल करके दूसरे दूर के खेतों, सुदूरवर्ती यानी कि खेतों पर ले आया जाता था। उसके बाद है शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था, जिससे मृदा की सिंचाई कर खेती की जा सके। उसे राजस्थान में खादिन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहर के नाम से जाना जाता है। अब सीधा यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा बच्चों कि खादिन जो है किस यानी कि क्षेत्र में जो है आपका वर्षा जल संग्रहण को खादिन और जो है अन्य क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। सीधा ऑप्शन आपको दे देगा अलग अलग। तो आप लोग को याद रखना है कि राजस्थान में क्या बोला जाता है, आपको इसको खादिन बोला जाता है, ठीक है। राजस्थान के बीरानो फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में जल का संचय टैंक में किया जाता था, जो आंगन में होता था। इसे टैंक कहा जाता था, यानी टांका कहा जाता था बच्चों। मुख्य रूप से कैसा है, ये आपका मान लीजिए घर है इस प्रकार से, तो आपका बारिश हो रही है ऊपर से, तो ये लोग क्या करते थे, इस तरफ से आपका एक पाइप डाल करके नीचे एक टैंक रख देते थे। इस टैंक में क्या करते थे, पानी को जमा कर देते थे। तो इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था टांका। इसमें छत का पानी क्या होता है, पाइप के द्वारा क्या हो जाता था बच्चों, लाया जाता था इस टैंकी में, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर हो जाता है यहाँ पर समाप्त। तो आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्त यार को, और लाइक तो बनता ही बनता है बच्चों। अगर आप लोग को 100% बच्चों 90 से 95% के बीच आप लोग को मार्क्स लाना है, तो बस मेहनत करते चलिए हम लोगों के साथ। 100% है, हम लोग आप लोगों का जो है आप लोगों का सिलेबस जल्दी ही समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपका कोई भाई बंधु जो आपका 9th स्टैंडर्ड में है, तो उन्हें भी प्लीज़ ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, उनके पास वीडियोज़ भेज दीजिएगा, ताकि सारा चीज़ उनको भी हम लोग अपलोड यानी कि प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।